मैं मोहम्मद वसीम साहब आपसे पूछ लूं, लेकिन उससे पहले मैं एक जो जो फैक्चुअल चीज है वो बता दूं। ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पे ही वहीं पे एलिवेट होके जज बने, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट आ गए थे 2014 या 13 या ऐसे। और 2018 में ये सुप्रीम कोर्ट में ही जज थे जब दीपक मिश्रा थे, रंजन गोगोई साहब नहीं, दीपक मिश्रा साहब ने जब रिकमेंड किया, मतलब कॉलेजियम ने रिकमेंड किया कि जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए, तब इन्होंने वो लंबा सा लिखा था कि प्रॉपर्टी में क्या हेरा फेरी है, क्या क्या, वो सब लेटर ऑन रिकॉर्ड है। खैर वो बात तो पुरानी हो गई। मैं वसीम साहब एक चीज जरा आपसे और बोलूं, आजकल सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक नजर और लोगों की है। सुप्रीम कोर्ट का एक जो काम है वो तो भाई ठीक ही है, सबसे बड़ा देश का सबसे आखिरी वो है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो जो नीचे के न्याय है वो तो करें, लेकिन एक काम उसको संविधान ने दे रखा है कि इस देश के संविधान में लागू ठीक से हो रहा है, उसका पालन ठीक से हो रहा है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, या उसका कहीं वो काम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली, वो काम इन्हीं का है, सुप्रीम कोर्ट का। और हाल के दिनों में हमने देखा है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट को रोज ही कुछ ना कुछ इस पे कसा जाता है, लेकिन जो मेरी समझ है, मतलब एज अ वेरी ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, सुप्रीम कोर्ट अपना पैर खींच लेता है। वो उसको एक जजमेंट दिया जा रहा है कि भाई आप महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज इलेक्शन है, इसमें ये पिटीशन है, इस पर निर्णय दे दीजिए। उसकी नजर में अगर वो पिटीशन गड़बड़ है तो बिल्कुल उसको डिसमिस कर दीजिए। लेकिन अब उसकी डेट 8 दिसंबर से इलेक्शन है, 2 दिसंबर से उसकी डेट लगाई जा रही है जनवरी में। इलेक्टोरल बॉन्ड का आप 6-6 साल चलाते हैं, उसके बाद आप कुछ अजीब सा जजमेंट दे देते हैं। मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला जो संवैधानिक दायित्व है कि भाई संविधान के साथ कुछ नहीं वो हो रहा है, उसपे तो कुछ अर्जेंसी होनी चाहिए, उसपे अर्जेंसी नहीं है। और ये रोना कि यहाँ पेंडिंग केसेस ज्यादा हैं, पेंडिंग केसेस ज्यादा हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले पेंडिंग केसेस तो नीचे भी बहुत ज्यादा हैं, तो इस तरह से तो न्याय व्यवस्था तो कभी पंगु रहेगी हरदम। मैं इस पे भी एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा, अदर देन जो अभी जो न्याय प्रणाली है और जो लोगों का विश्वास है, हम सब लोगों को लग रहा है कि बहुत सी चीजें मतलब जुडिशरी की तरफ हम सब लोग देख रहे हैं। ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं, कितनी उम्मीद आपको इनसे है मोहम्मद वसीम साहब? जी जी, पहला सवाल तो आपका ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस रोल को क्यों नहीं बड़े तत्परता से निभाता है। तो देखिए, हाँ मुझे भी लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तत्परता से नहीं निभाया जा रहा है। जो पेंडिंग केसेस रहे बहुत दिनों तक, चाहे वो सीए की केसेस हो, 370 वगैरह केसेस बहुत दिनों तक पेंडिंग छोड़ दिए गए, अभी एसआईआर चल रहा है। तो इन सब चीजों को बहुत जल्दी से सुनवाई करने की जरूरत होती है, तभी कानूनी व्यवस्था मेंटेन रह सकता है और सुदृढ़ता से आगे बढ़ सकता है। एक जो आपने बताया कि एक जो बहुत बार रोना रोया जाता है कि पेंडिंग केसेस है, और आते ही जस्टिस सूर्यकांत ने भी जो अब चीफ जस्टिस हैं कि 90,000 केसेस पेंडिंग है और हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा केसेस को निपटाया जाए। देखिए है क्या कि बहुत सारे कंट्रीज में कोर्ट का जो मेन रोल होता है, जो 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 सुप्रीम जो हाईएस्ट कोर्ट लैंड होता है, उसका एक मेन रोल होता है कि या वो एक उसके लिए एक अलग कोर्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए, और जो हाईएस्ट अपीलेट के कोर्ट होता है वो अलग होता है, जैसे फ्रांस में, इटली में वगैरह। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए होता है वो अलग कोर्ट होता है, और बाकी के लिए हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट अलग होता है। इंडिया में दोनों कॉमन है, उस वजह से परेशानी होती है। लेकिन उस वजह से ये भी जजेस के, या मैं ये कहूं कि चीफ जस्टिस के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि किस तरह के अपीलेट केसेस सुने या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुने। मेरी नजर में चूंकि जो पूरी व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, उसका लिंच पिन है आपको संविधान और सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को प्रायोरिटी दे, जो नहीं दे रहा है। तो इसमें मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। अब आते हैं कि कितनी उम्मीद है और कितनी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ व्यवस्था चेंज नहीं होने जा रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों से बहुत उम्मीद रहती है, जिन्हें लिबरल जजेस कहा जाता है या जिन्हें बहुत मजबूत जजेस कहा जाता है, वो चीफ जस्टिस बनने के बाद इतना लिबर्टी नहीं दिखा पाते हैं, उनके जजमेंट्स में इतनी
लिबर्टी नहीं दिखती है। और जिनके ऊपर ऐसी शंका होती है कि वो सरकार से फ्रेंडली है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, तो वो भी नहीं देखने को मिलता है। और वो पास में आप जस्टिस यू ललित का आप देख लें, वो काफी तत्पर रहते थे लिबर्टी जजमेंट्स को लेकर के। हालांकि वो अमित शाह के लॉयर भी थे, एडवोकेट भी थे, उस वजह से उनको बहुत करीबी देखा जाता था। लेकिन ऐसा कुछ जब वो जज बने तो निराशा ऐसे कुछ नहीं हुई। तो उसी तरह से जस्टिस खन्ना को आप देख लें, ऐसी कोई निराशा हाथ नहीं लगी। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को और सुदृढ़ किया आपको कॉलेजियम सिस्टम के। तो ये इस तरह का जो शक होता है। और आप दूसरी तरफ देख लें आप कि हमें बहुत उम्मीद थी जस्टिस चंद्रचूड़ से, और फिर वो कम से कम इस तरह से केयरलेस स्टेटमेंट मैं कहूंगा कि हम जाते हैं, हमें जो ऊपर से वो मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, उसके बेसिस पे जजमेंट हमने दिया एक पर्टिकुलर केस में, या उनका जो जजमेंट था बाबरी मस्जिद केस में काफी डिसअपॉइंटिंग था। जो दो बड़े जजमेंट्स रहे हैं, आप चाहे वो आर्टिकल 370 का देख लें, जो जजमेंट था उस पे पहुंचने का कोई तरीका ही नहीं था, वो इम्पॉसिबल था। कोई जुडिशियल लॉजिक से आप नहीं पहुंच सकते। ये वैसे ही हो गया कि हम जो असेंबली को मान लेते हैं, प्रेसिडेंट को गवर्नर को मान लेते हैं असेंबली, और असेंबली को मान लेते हैं सॉरी पार्लियामेंट को मान लेते हैं स्टेट असेंबली। तो वो जो योगी आदित्यनाथ करते हैं कि आज से शहर का नाम ये हो गया, आज से शहर का नाम वो हो गया, वो वाली हाल होगी। तब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हम ये मान लेते हैं, उसको वो मान लेते हैं, उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हैं संविधान में। लेकिन जब आप आर्टिकल 370 के पूरे स्कीम को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इम्पॉसिबल है। वो एग एंड हेन वाला सिचुएशन हो जाता है कि पहले ये कि पहले वो। तो जब तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं हो, और या वर्स्ट के सिनारियो में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो, वो चीज किया जाना नामुमकिन है। बट एनीवेज वो एक अलग मामला है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कितनी ग्रीजियस जो है वो डिसीजन आए, जिनको आप बहुत लर्नेड मानते थे, जिनको आप बहुत ही लिबरल जज मानते थे। जैसे सूर्यकांत की बात है, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऐसा भी होता हो कि जिन जजेस को जो है स्टेट से फ्रेंडली माना जाता है, गवर्नमेंट से फ्रेंडली माना जाता है, वो शायद सजग रहते हो, और जिन जजेस को लिबरल माना जाता है वो शायद लापरवाह हो जाते हो। ये भी हो सकता है। तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ ये नहीं लग रहा है कि बहुत डाउनहिल जाएगा यहां से। जैसे सूर्यकांत का अगर आप देखेंगे तो ठीक है, हाँ एक बात मैं मानता हूं कि वो जो है डिलेइंग टैक्टिक्स उनकी रहती है। चाहे वो एसआईआर में रहेंगे तो मेन मुद्दों को उन्होंने नहीं सुना, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ कॉन्सोलेशन प्राइज ये दे दिया कि आप आधार को भी कंसिडर करो वगैरह, तो वो कॉन्सोलेशन प्राइज हो गया। उसी तरह से आप महमूदाबाद केस को देखेंगे, आप अली महमूदाबाद का जो केस था, प्रोफेसर महमूदाबाद का, तो उसमें उनके देखिए उसमें तो बस एक स्टेटमेंट को पढ़ना था, उसके लिए एसआईटी गठित करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हो सकता है कि जजेस इस बात को लेकर केयरफुल रहते हो कि भाई चूंकि हर चीज जो है हम इतना जल्दी एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, तो अपना जो जिम्मेदारी है वो एसआईटी को दे देते हैं ताकि हमारे ऊपर ब्लेम ना आए। लेकिन उसमें उसकी जरूरत थी नहीं, क्योंकि बाद में उन्हीं जज ने ये कहा कि भाई इसमें बस आपको वोकैबुलरी की जरूरत है, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है एक्सपर्ट को, बस एक वोकैबुलरी ले लीजिए तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो वहां पर आप थोड़ा प्रो लिबरल आप उनको देखेंगे। तो ये चीजें हैं कि अभी आप तमिलनाडु के बाद गवर्नर के केस में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उनमें उनका जजमेंट बैलेंस आया। तो मेरा ये मानना है कि अभी से बहुत ज्यादा डिटीरियरेशन कम से कम जस्टिस सूर्यकांत के टेन्योर में नहीं होगा। हाँ एक खतरा यह है कि कोई ऐसा ना हो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूशन को इरोड करने वाली कोई ऐसी पॉलिसी हो जो पतली गली से अपना रास्ता खोज ले, तो हो सकता है ये एक खदशा बना रहेगा, या डिले के करने की वजह से सरकार अनडिजायरेबल चीज करने में कामयाब हो जाए, तो हो सकता है ये चीज करने में रहे। लेकिन बहुत ज्यादा मुझे डाउनहिल ट्रेंड नहीं दिख रहा है। और आगे का भी अगर आप देखेंगे तो चाहे जस्टिस नरसिम्हा हो या जस्टिस पारदीवाला को अगर आप देखेंगे तो उनको कहा जाता था कि भाई गुजरात हाईकोर्ट से हैं, और काफी उनका एक स्टेटमेंट भी था एडमायर करते हुए पीएम मोदी को एज अ आई थिंक चीफ जस्टिस पटना के रहते हुए था स्टेटमेंट, शायद मैं इस फैक्ट पे कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ उनका स्टेटमेंट था, इस पे मैं कंफर्म हूँ, मोदी को एडमायर करते हुए। तो आपको बड़ा शक था। लेकिन आप तमिलनाडु गवर्नर केस देख लें आप, या स्ट्रे डॉग्स का केस देख लें, तो इन सब में उनका बहुत एक रैशनलिस्ट अप्रोच रहा है
तो उनसे आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं हो सकता है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बहुत सारे केसेस में चले जाएंगे। मुझे लगता है कि उनके मिजाज में ये रहता है कि जहां पे सोल्यूशन तत्परता से चाहिए या रैशनली सिचुएशन को एनालाइज करते हुए जो सोल्यूशन चाहिए, चाहे वो प्रो गवर्नमेंट हो अगेंस्ट गवर्नमेंट हो, वो दे देते हैं। हालांकि वो कंसिडर किए जाने लगे हैं। तो वो एक कर्व टाइप का रहेगा, थोड़ा नीचा थोड़ा ऊंचा, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा रहेगा यहाँ से। हाँ, बहुत ही मजबूती से अगर आप देखें कि एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट जाए जुडिशरी, तो ये हमने पूरे इतिहास में नहीं देखा है। और चाहे वो 60s में हो चाहे वो 70s में हो, तब भी हमने नहीं देखा है। 70s में इमरजेंसी के वक्त का सब लोग जानते ही हैं। तो अभी भी हमें वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, जो लिबरल जज से जो उम्मीद थी जस्टिस चंद्रचूड़ से, तो जब वो नहीं हुआ तो जस्टिस सूर्यकांत को लेकर हम इतना परेशान क्यों हूं, ये मेरा मानना है। जी।